एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे में होगी ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों में नया सवेरा में आज हमारी नजर रहने वाली है वो है दोनों सदनों को कल राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद आज प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर जवाब देंगे और शाम 5 बजे उनका जवाब जो है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने के बाद में अब आज चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट होना है, तो उसमें देखना होगा कि वो कितने पास होते हैं और कितने फेल। जहाँ झारखंड की बात हो रही है वहीं कृतिका उत्तराखंड में भी आज जो है विशेष सत्र तो चलिए जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसी के साथ नया सवेरा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी होगी चर्चा। प्रधानमंत्री देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। भाजपा का सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। नकल पेपर लीक की घटनाओं पर लगेगी रोक। केंद्र सरकार पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में आज बिल होगा पेश। बिल में ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का है प्रावधान। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का शक्ति परीक्षण आज। सदन में विश्वास मत हासिल करने का रखेंगे प्रस्ताव। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से होगा शुरू। सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर लगी मोहर। 6 फरवरी को सत्र में पेश हो सकता है ड्राफ्ट। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एएसआई से सर्वेक्षण करवाने वाली और केस की मेंटेबिलिटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज होगी अहम सुनवाई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई सर्दी। शिमला में ओले गिरने के बाद मैदानी इलाकों में बिछी सफेद चादर। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पुंछ सहित कई जगहों पर बर्फबारी जारी। और विशाखापत्तनम टेस्ट का चौथा दिन आज। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 67 रन। भारत जीत से 9 विकेट दूर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें। अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। शिव बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है जहां मैं
वहाँ मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एक विचार ही तो है जो कि समाज में क्रांति पैदा करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जल संरक्षण की। भूगर्भ में पानी बिल्कुल था ही नहीं, टैंकर से हमारा गुजारा चलता था। बारिश के मौसम में पानी आया तो आया, फिर बाद में टैंकर पे डिपेंडेंट थे। पानी की हर एक बूंद कीमती है, क्योंकि वो हर एक बूंद में एक जिंदगी है। और इस विचार से पूरा देश उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जुड़ा हुआ है। बनासकांठा में शिक्षित किसानों ने चलाई जल संचयन की मुहिम, बनाए खेत तालाब। अकोला में डोनेट योर साइकिल अभियान चल रहा है ताकि सभी को मिल सके शिक्षा। झारखंड में विद्यार्थियों ने मात्र एक सप्ताह में कबाड़ से किया इलेक्ट्रॉनिक बाइक का निर्माण। तो त्रिशूर में समुद्री जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए गांव वासियों ने चलाया है अभियान। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और शुरुआत संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबर की। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सूचीबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का शाम को जवाब देंगे। बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो राज्यसभा की कार्यसूची पर नजर डालें तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों 2023-2024 को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी। साथ ही वित्त मंत्री वर्ष 2023-2024 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण भी पेश करेंगे। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट 2024-2025 को आज सभा पटल पर रखेंगी। वहीं बजट सत्र में आज केंद्र सरकार प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़ा सख्त प्रावधानों वाला बिल लोकसभा में लाने जा रही है। लोकसभा की आज होने वाली कार्यवाही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। इस बिल के माध्यम से ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। तो
तो संसद का आज बजट सत्र जारी है और राजेश राज ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सुप्रभात। ज़्यादा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर जवाब देने वाले हैं, साथ ही कई और विधायी कामकाज भी हैं, वो भी सूचीबद्ध हैं। तो आज का जो सत्र का आज का जो चौथा दिन है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, ये बजट सत्र का दूसरा हफ्ता है और ये आखिरी हफ्ता भी होगा। 9 फरवरी को सत्रावसान हो जाएगा, यानी ये जो अंतरिम बजट पेश करने के बाद और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो चल रही है उसका प्रधानमंत्री मोदी आज जवाब देंगे। ये शुक्रवार को ही निर्धारित हो गया था कि सोमवार की शाम जो है प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का जवाब देंगे, क्योंकि नेता सदन लोकसभा या नेता सदन जो है उनको ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का रिप्लाई करना होता है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है भावना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री 5 साल जो सरकार जो उन्होंने चलाई है, एक बेहतरीन सरकार देने की जो कोशिश की है, उस सरकार का कहीं ना कहीं 5 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको वो बताने की कोशिश करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में सरकार का क्या रोड मैप होगा उस पर भी तमाम लोगों की निगाहें रहेंगी। विपक्ष हमेशा की तरह उनके निशाने पर हो सकता है। विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की वो जरूर कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों देश में जो राजनीतिक उठापटक रहा, जो घटनाक्रम में हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उस पर रिप्लाई करेंगे। निश्चित तौर पर जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, वह कहीं भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, उसका भी जिक्र निश्चित तौर पर हो सकता है। तो आज का दिन कहीं ना कहीं जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी कराने की कोशिश की जाएगी और पीएम मोदी उसका रिप्लाई करेंगे। राजेश, अगर देखा जाए तो एक विधेयक की भी इस वक्त बात सामने आ रही है कि चर्चा जो नकल है और पेपर लीक मामले को लेकर एक विधेयक भी लाया जा सकता है, क्या कुछ प्रावधान उसमें हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी समस्या है। देश में जो युवा है और या फिर जो रोजगार पाने की लालसा लेने वाले जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके सामने एक ये बड़ी समस्या होती है कि जब वो परीक्षा में जाकर बैठते हैं अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना और कामना के साथ, उस वक्त उनके सामने एक समस्या होती है कि परीक्षा देने के बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या पेपर जो है वो लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द हो गई। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके सामने एक सुनहरे भविष्य की जो कल्पना है वो धूमिल होती हुई दिखाई पड़ती है। उस पेपर लीक को रोकने के लिए या नकल को रोकने के लिए एक सख्त प्रावधानों वाला बिल जो है वो लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो इस विधेयक को लाएंगे और उसमें कड़े प्रावधान जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आज उस बिल पर चर्चा मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगी, लेकिन उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लोकसभा में वो बिल जो है वो लिस्टेड है। क्योंकि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और पीएम को रिप्लाई करना है, ऐसे में बिल को आज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और दूसरे दिन उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बिल में कड़े प्रावधान होंगे, सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं और देखना होगा कि जब इस विधेयक पर चर्चा होगी तो चर्चा के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि इस बिल के जो प्रावधान है वो छात्रों और युवाओं के सामने एक सुनहरे भविष्य की पटकथा जरूर लिखेंगे। ठीक राजेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो है झारखंड से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि चंपई सोरेन सरकार के लिए आज का दिन काफी बड़ा और अहम है। दरअसल आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के रिजॉर्ट में रोके गए गठबंधन सरकार के तमाम विधायक अब वापस रांची भी लौट आए हैं। विधानसभा की दलगत स्थिति देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। इसी बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची भी वापस लौट आए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के बाद इन विधायकों को झारखंड से दूर भेज दिया गया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है और आज फ्लोर टेस्ट होना है।
तो चंपाई सरकार का आज फ्लो टेस्ट है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची से दिवाकर हैं हमारे साथ। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट कि जिस तरीके से आज झारखंड के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि चंपई सोरेन को फ्लो टेस्ट पे अपना शक्ति प्रदर्शन देना है, किस तरीके की तैयारियां हैं झारखंड में, और अगर झारखंड के विधानसभा के गणित को समझे तो कितने विधायक जो हैं वो बहुमत में होंगे तो सरकार फ्लो टेस्ट में पास हो जाएगी? देखिए, झारखंड में जो नई सरकार बनी है चंपई सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन इंडी गठबंधन की जो सरकार है, उसको फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, इस लिहाज से कि करीब जो अगर हम दलगत स्थिति की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि अभी दोनों, चाहे विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी है और महागठबंधन की ओर से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का जो कुनबा है और इसमें माले का भी समर्थन हासिल है, तो उस लिहाज से जो उनका आंकड़ा है वो करीब 48 के आसपास पहुंचता है और मेजोरिटी के लिए 41 सीट चाहिए। लेकिन चूंकि एक एक विधायक दोनों तरफ से कहे जा रहे हैं कि बीमार है और वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो बहुमत का आंकड़ा एक तरीके से 40 विधायकों का ही पहुंचता है। तो उस लिहाज से सरकार लगता है कि पूरी तरीके से सेफ है। और कल देर रात जो 43 विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे जिस दिन ओथ हुआ था सीएम चंपई सोरेन का, तो सबको हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। सारे विधायक कल देर रात लौट आए। हालांकि एक तरीके से अभी भी जो एक डर इनके मन में है, उस लिहाज से सारे विधायकों को एक साथ सर्किट हाउस में रखा गया है और उसके बाद 10:30 बजे के आसपास सभी विधायकों को एक ही साथ जो है वो विधानसभा लेकर जाया जाएगा। तो एक संशय की और डर की स्थिति अभी भी इनके मन में है, लेकिन फिलहाल जो दलगत स्थिति है और जो आंकड़े कह रहे हैं उसके अनुसार लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन सरकार आसानी से पास हो जाएगी। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार हम राजनीति में ये तमाम चीज़ें इन दिनों देख रहे हैं और साथ ही अब ये भी जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन भी इस फ्लो टेस्ट में शामिल होते हुए वहां पर हमें नजर आएंगे। जी, देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन अभी ईडी की रिमांड पर है और 5 दिनों तक ईडी उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल। हालांकि कल भी उन्हें इस बात को लेकर झटका लगा था कि उन्होंने एक अर्जी दी थी कि उनको जो है वो ईडी की कोर्ट में जब पेश किया जाए और जब पूछताछ के लिए उनको लेकर जाया जाता है तो इस दौरान वो वहां पर उन्हें नहीं लेकर जाया जाए और ईडी की कोर्ट की जगह उनको होटवार की जेल में रखा जाए, वहां पर उनसे पूछताछ हो। लेकिन ईडी कोर्ट ने उस बात को नहीं माना है और आज हाईकोर्ट में उनकी तरफ से जो अर्जी दी गई है कि ईडी की ओर से बेवजह उनको इंट्रोगेशन किया जा रहा है, तो इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। क्योंकि याद होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको पहले इस मुद्दे पर झटका लग चुका है। तो इस तरीके से उसके बाद उन्होंने एक अर्जी दी थी कि चूंकि विधानसभा का स्पेशल सेशन 2 दिनों का बुलाया गया और उनकी पार्टी की सरकार है और वो फ्लोर टेस्ट करने जा रही है, तो उन्हें इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। तो इस चीज को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो तमाम तरह की चीजें डेवलपमेंट हो रहा है। और एक चीज और, आज झारखंड में चूंकि खास दिन है, 5 तारीख को आज सरकार को अपना फ्लोर टेस्ट भी करना है और जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो अपने न्याय यात्रा में निकले हुए, तो वो भी आज रांची पहुंचे। तो रांची का जो आज पारा है वो काफी गर्म है और लगातार हर तरफ ट्रैफिक रूट भी चेंज किया गया है। इस वजह से भी लोगों को आज थोड़ी परेशानी भी, इन दोनों जो आज समीकरण आज झारखंड तो बड़े जो आज हलचल कह सकते हैं, एक न्याय यात्रा और दूसरा सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, तो लोगों को इस वजह से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। जी ठीक दिवाकर, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज फ्लोर टेस्ट में पास हो जाती है चंपई सोरेन की सरकार, इसके आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से विस्तार होगा आगे इस सरकार का और आगे किस तरीके के इस राज्य के लिए आगे विकास के लिए काम किए जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार भ्रष्टाचार में किस तरीके से झारखंड 4 सालों से किस तरीके से आवाज उठ रहे थे, एक के बाद एक घोटाले लगातार सामने आ रहे थे, वैसे में चंपई सोरेन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इस भ्रष्टाचार के आगे, जो महागठबंधन सरकार को लगातार भ्रष्टाचार के दाग लगे, उससे इस सरकार को कैसे अगले जो 9-10 महीने का उनके पास टाइम है उसमें वो बचा पाएंगे। और एक बड़ी चुनौती है कि जो सरकार का एक्सपेंशन होगा, कहा जा रहा है कि 7 तारीख को, आज फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद 7 तारीख का सरकार का एक्सपेंशन होगा। लेकिन कांग्रेस क्षेत्र में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पुराने जो मंत्री है उनको हटाया जाए और नए चेहरों को आगे लाया जाए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार को एक नया स्वरूप और बेदाग बनाने की कोशिश हालांकि महागठबंधन करेगी, लेकिन उसमें वो कितना आगे सक्सेस होगी ये कहने वाली बात होगी और इसमें थोड़ा वक्त और इंतजार भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से नई सरकार का गठन होता है वो होता है। जी ठीक दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंपई सोरेन सरकार के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए दिवाकर आपका धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे और नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सर 50,000 एडवांस। इतना कैश तो नहीं है और आज बैंक भी बंद है। इलाज है,
डिजिटल पेमेंट का आसान सेटल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जी हाँ, और ये खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। समान नागरिक संहिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2022 के चुनावी वायदों में शामिल था, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का 3 बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के विशिष्ट लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं, संतों और जागरूक नागरिकों के साथ भी चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। समिति को करीब 2.5 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। तो यूसीसी से जुड़े जो जानकारी है उससे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से अवधेश हैं। अवधेश, सुप्रभात। जिस तरीके से वायदा किया गया था उत्तराखंड की सरकार ने 2022 में, अब वो वायदा पूरा होने जा रहा है और विशेष सत्र में यूसीसी ड्राफ्ट अब अधिनियम का रूप ले लेगा और इससे जो कई प्रावधान हैं वो सामने आएंगे और देश में पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड यूसीसी को पास करने वाला। जी भावना, बिल्कुल उत्तराखंड जो है पहला राज्य बनने वाला है यूसीसी को पास करने वाला। और कल जो देर शाम को जो कैबिनेट की बैठक में लगभग 45 मिनट जो है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जो है प्रेजेंटेशन दिया मंत्रियों को और जो अधिकारी वहां मौजूद थे कैबिनेट में उन सबको समझाया गया कि यूसीसी ड्राफ्ट में क्या कुछ खास बातें हैं और किन किन बातों को हम लेकर आ रहे हैं। चाहे वो महिलाओं से जुड़ी बातें हों, चाहे वो बच्चों से जुड़ी बातें हों, चाहे वो धर्मों को लेकर तमाम कानून हो, उन सभी बातों से जो है मंत्रिमंडल और अधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा अपनी प्रेजेंटेशन में अवगत कराया गया और ये भी बताया गया कि आखिर उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून लागू करने से इसके जो दीर्घकालिक परिणाम है वो क्या होंगे और कितना लाभ जो है इसको राज्य को मिलेगा। हर एक पहलू पर जो है कैबिनेट को विस्तार से बताया गया। तो लगभग 45 मिनट में जो हर पहलू था कैबिनेट का जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर सकता था
तो कहीं ना कहीं हर बात से अवगत कराया गया कैबिनेट मंत्रियों को, और उसके बाद जो है कैबिनेट इसको अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जो है सदन के पटल पर विधेयक को रखा जाएगा, जहां पर इस पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसमें जो है विपक्ष पहले से तैयारी कर चुका है कि जो तमाम कानून है, कहीं ना कहीं उन कानूनों को लेकर विपक्ष के मन में संशय है। लेकिन जो सूत्रों की जानकारी है, जब कल प्रस्तुतिकरण दिया गया तो उसमें जो केंद्र के अधीन जो कानून है उनको नहीं छेड़ा गया है। जिन कानूनों में राज्य का हक है या जिन कानूनों में राज्य हस्तक्षेप करता है, उन्हीं कानूनों में जो है उन्हीं कानूनों को इसमें मंजूरी दी गई है। जी भावना जी। अवधेश, अगर देखा जाए तो सत्र के दौरान जिस तरीके से धामी सरकार तो पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं नजर आ रही है यूसीसी को लेकर और इसके अलावा चीजों को लेकर भी, लेकिन विपक्ष की किस तरीके की रणनीति इस बार हमें देखने को मिलेगी उत्तराखंड विधानसभा में? जी कृतिका, बिल्कुल विपक्ष ने जो है कल जो अपने विधानमंडल दल की बैठक थी वो बुलाई थी, और उसमें सभी विधायकों को बताया गया कि वो जो है जब सरकार जो सदन के पटल पर ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी और सभी विधायकों को इसको प्रतियां दी जाएंगी, तो इसका जो है बारीकी से अध्ययन किया जाए और सब विधायक जो अलग अलग एजेंडे या जो अलग अलग बिंदु है उस पर जो है सरकार को घेरेंगे और उस पर जो है सरकार से सवाल जवाब करेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, क्योंकि वो जानता है कि अगर धामी सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड में पेश कर दिया तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहला राज्य बनने के साथ पूरे देश में इसके जो दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसकी ये जो यूसीसी की गूंज है समूचे लोकसभा चुनाव में दिखाई देगी। तो विपक्ष तमाम हर पहलू को देख रहा है, उन पहलुओं को भी विपक्ष सुनने की कोशिश कर रहा है कि जिनको लेकर कुछ धर्म के लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद जब ये सार्वजनिक होगा कि सरकार कहने क्या जा रही है, तो उसको लेकर विपक्ष जो हल्ला पूरी तैयारी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बढ़ते अगली खबर की और जो अगली खबर है वो ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। परिसर में मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट हिंदू पक्ष की उस मांग पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हिंदू पक्ष ने परिसर के सभी 10 तहखानों को खोलकर वहां सर्वे की मांग की है। कोर्ट इस केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चने के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। और इसे पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अहम सुनवाई होनी है, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो हिंदू पक्ष की जो याचिका है कि जो 11 तहखाने हैं उनमें एएसआई की जांच होनी चाहिए और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। बिल्कुल, आपने जो बात अभी बताई, 3 मुद्दे बताए, इन पर ही सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। लेकिन इनमें से किस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, सबसे पहले वो जब सुनवाई होगी तो साफ होगा। जहां तक मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष लगातार इसीलिए निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बार बार तरह तरह के आवेदन दायर करता रहा है कि कहना है कि सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का मसला सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये सुनवाई योग्य नहीं है। तो मुस्लिम पक्ष का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेनेबिलिटी की पिटीशन में है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो वजू खाना जिसको कहते थे, जहां एक वाटर बॉडी जिसको आप कह सकते हैं तालाब टाइप का है, उसका सर्वे किया जाना चाहिए। उसका एएसआई सर्वे करे, उसके आसपास की चीजों का सर्वे करे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये कितने पुराने हैं। हालांकि जो वहां पर मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कहता है और हिंदू पक्ष जिसको शिवलिंग कहता है, उसके किसी भी तरह के एएसआई सर्वे को लेकर के कोर्ट ने भी कुछ रिजर्वेशन जताए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे। तो उसको छोड़ के बाकी जो आसपास की चीजें हैं उसका एएसआई सर्वे कार्बन डेटिंग करके क्या बता सकता है कि ये कितने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। बिल्कुल, ये हिंदू पक्ष लगातार इसको कहता रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा मामला है वो तहखाने को खोलने का है, जिसमें से एक को खोला जा चुका है। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये कह रहा है कि सभी तहखानों को खोल करके वहां पर भी सर्वे कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इनमें से किस मसले को आज सबसे पहले एड्रेस करता है, ये सुनवाई के वक्त साफ हो पाएगा। ठीक विकास, इन ताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब वाराणसी के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है इस वक्त दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। क्राइम ब्रांच ने उन्हें कहा कि वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करें और इसके लिए दी गई मियाद जो समय है वो भी आज खत्म हो रहा है।
दरअसल केजरीवाल के बाद आतिशी ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की है, जिसके कारण क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल और आतिशी के घर जाकर उन्हें नोटिस दिया और कहा कि वो इस मामले में सबूत पेश करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो आप सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ताज़ा जानकारी के साथ। नीरज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं लगातार, और अब खरीद फरोख्त के मामले में भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो आज जो जवाब देना है उसमें क्या आप पहले तो जवाब देगी, और अगर देगी तो किस दलीलों का जो दे सकती है वो आज जवाब? देखिए भावना, संभावना इसकी कम लग रही है, क्योंकि आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से क्राइम ब्रांच लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा जो मंत्री हैं आतिशी, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही जो क्राइम ब्रांच है उसके सम्मनों को स्वीकार नहीं करते। हालांकि उनके जो ऑफिस है उन्होंने जो सम्मन है वो ले लिए। आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की गई थी, 7 विधायकों से बात हो गई है, और ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था कि उनके पास जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी है, और इसके अलावा किन किन लोगों ने संपर्क किया, किन किन फोन नंबरों से संपर्क किया, वो भी उनके पास जानकारी है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच उनसे उन जानकारियों के संबंध में पूछताछ करना चाहती है, उनका बयान लेना चाहती है, तो वो क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब देने से कतरा रहा है। जब इन्होंने ये आरोप लगाया था तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से एक शिकायत की थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसी के बाद जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा था और कहा था कि इस मामले की जो जांच है वो की जाए। और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अब आप देखें कि कल जिस तरीके से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा है कि हमारे विधायकों से उसी तरह से संपर्क किया गया था जैसे महाराष्ट्र के विधायकों से किया गया था, जैसे कर्नाटक के विधायकों से किया था। यानी गोल मोल आपको जवाब देना है, आपको ये नहीं बताना है कि किन लोगों ने आपसे संपर्क किया था। आपके पास अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर की डिटेल आप दे दें, आपसे जो पैसे की डीलिंग हुई है तो उस पैसे की डीलिंग की जो जानकारी है वो क्राइम ब्रांच को दे दें, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं देनी, लेकिन गोल मोल जवाब देना है कि उनके विधायकों से संपर्क हुआ। तो इस तरीके से दूसरी पार्टी को एक तरीके से डैमेज करने की कोशिश है, उनको जो नुकसान है वो उसकी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। और ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार इन्होंने किया है। आपने देखा होगा शराब नीति में भी इन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई दोष नहीं है, इनके 2 मंत्री जेल के अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो आरोप है जो गुजरात जो खासतौर से आप देखें पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन में पैसे के दुरुपयोग का आरोप इन पे लगा था, जो शराब लॉबी से जो पैसा मिला था। लेकिन हर आरोप का इन्होंने ये कहा है कि हम एकदम निर्दोष है और किसी तरीके से हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं जो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री संदिग्ध सवालों के घेरे में है और उनके जवाब उनको देने होंगे। आरोप लगाकर आप भाग नहीं सकते। जी नीरज, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या अभी तक कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर कि आज ये पेश होंगे या नहीं होंगे, या जो जवाब इनसे मांगे गए क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से उसके जवाब आज ये देंगे? देखिए जवाब की सीमा आज है और 5 फरवरी तक इनको जवाब देने हैं, लेकिन अभी संभावना तो नहीं लग रही है। जिस तरीके से कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बताया है गोल गोल तरीके से जवाब दिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को राजनीतिक तूल देने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपसे पूछा गया था कि किन लोगों ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की तो आप सीधे बता दीजिए कि ये हमारे पास डिटेल है, ये जानकारी है, ये लोग हैं, ये फोन नंबर है, इनके थ्रू हमारे पास डील हुई थी। लेकिन मुझे संभावना कम लगती है और इस पर आम आदमी पार्टी राजनीति करती हुई ज्यादा प्रतीत हो रही है। चलिए ठीक है नीरज, इतनी तमाम अपडेट हम तक साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां आपको बता दें कि भारत दौरे पर आए फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों नेता विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही बिमान प्रसाद का शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह से भी मिलने का कार्यक्रम है। 6 फरवरी को वो राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और एक अन्य कार्यक्रम के लिए 7 फरवरी को गोवा जाएंगे। उसके बाद 8 फरवरी को उनका अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद में 9 फरवरी को प्रसाद अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद गांधीनगर का दौरा करेंगे। बिमान प्रसाद ने इससे पहले फरवरी 2023 में भारत का दौरा किया था। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात
एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। अजहरी पर अपने भाषण और बयानों के जरिए नफरत फैलाने और लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप है। पिछले कई दिनों से एटीएस अजहरी की तलाश कर रही थी। आरोप है कि इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को जूनागढ़ में नफरती भाषण दिया था। अजहरी की गिरफ्तारी से पहले भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजहरी को 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। और राजनीति से जुड़ी खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की, जहां उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड इन दिनों बढ़ चुकी है। शिमला में ओले गिरने के बाद मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पुंछ सहित कई जगहों पर बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 7 तारीख से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज बारिश होने का भी अनुमान है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज होगी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब वक्त तो चला हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं दूरदर्शन के न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या इस वक्त मौजूद है। संध्या, सुप्रभात आपको। और आज जो अखबार आपके सामने है उनमें क्या कुछ अहम खबरें हैं? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट वासियों को, असम वासियों को 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही कि वर्तमान केंद्र सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर के आगे बढ़ रही है। और इसी खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। और उन्होंने कहा कि इतिहास मिटाकर प्रगति संभव नहीं है किसी भी देश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद सत्ता में रहे लोगों ने अपनी संस्कृति को किस तरह से पीछे धकेलने का काम किया, यहाँ तक कि उन्हें शर्म आती थी अपनी संस्कृति पर। तो ये सभी बातों को कोट करते हुए आज सभी अखबारों ने इस खबर को लिया है। और अब आपको अगली खबर के माध्यम से लिए चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के जो कलाकार हैं, जो संगमरमर को तराश कर बेहद ही सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, मूर्तियों को गढ़ने का काम करते हैं, तो वो बेहद ही प्रसन्न है और उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। और उसकी वजह है कि यूएई के हिंदू मंदिर में अब उनकी कलाकृति प्रदर्शित की जाएगी, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को होने वाला है। तो ये खबर भी आज सभी अखबारों में प्रमुखता के साथ ली गई है। और राजस्थान के बाद अब आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जी हाँ, जहाँ एक शोध के माध्यम से 15 साल ये शोध चला और इसके माध्यम से सफलता हासिल की गई। और आज हरिभूमि अखबार ने इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है और बताया कि अब बिना कीमो होगा कैंसर का इलाज। ये शोध किया गया और ये दावा किया गया है कि ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। और अगली खबर की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने आज इस खबर को अपने चलते चलते पेज पर लिया है और ये भी भारत की कामयाबी से जुड़ी हुई ही खबर है। और बताया गया है कि भारत में तैयार एआई 100 भाषाओं में जवाब देगा। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हिंदी, बांग्ला सहित 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने और प्रतिक्रिया देने में भी ये सक्षम होगा। तो इस खबर को भी आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने पेज पर प्रमुखता के साथ लिया है। अगली
अगली खबर की बात करें तो ये भी हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और ये है DRDO के माध्यम से। DRDO जो काम कर रहा है, DRDO सेना के लिए तैयार कर रहा है बैटरी लगे जेट पैक सूट जो कि पहनकर जवान उड़ान भर सकेंगे। और आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ ब्रिटेन की कंपनी ही इसका निर्माण कर रही थी और बाकी देश उसे ब्रिटेन से ये खरीद रही थी, लेकिन अब DRDO ने भारत के जवानों के लिए इसे तैयार करना शुरू किया है। और अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर इस खबर को लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे और इसके बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि बदलती दुनिया में अग्रिम पंक्ति में रहने वाला है भारत। इसके अलावा अमेरिकी राजदूत गार्सिटी ने कहा कि क्वाड की ड्राइविंग सीट पर है भारत। तो आज इस खबर को भी प्रमुखता के साथ देश विदेश पेज पर जागरण ने लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं एक और खबर की जो आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। दरअसल ISI को जानकारी देने के आरोप में ATS ने एक बड़ी कार्रवाई की है और सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि मॉस्को में भारतीय दूतावास में सत्येंद्र तैनात था। तो आज के अखबारों में ये है वो तमाम अहम, बड़ी और प्रमुख खबरें। संध्या, विभिन्न अखबारों में जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों की खबरें जो प्रकाशित हुई हैं उनको कितने कम समय में आपने प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल मालदीव में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू संसद में अपना पहला अध्यक्षीय भाषण देंगे। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टियों में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स ने संसद में राष्ट्रपति मुइज्जू के संबोधन का बहिष्कार करने का भी फैसला किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमद फारूकी हमारे साथ। अहमद, तो आज मालदीव में राजनीतिक उथल पुथल जो जारी है और जो राष्ट्रपति हैं वो पहला अपना भाषण देने वाले हैं, किन मुद्दों पर बात जो है वो रखी जा सकती है? देखिए भावना, नॉर्मली ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि मालदीव में जब कोई भी वर्ष का पहला जो सदन रहता है उसमें राष्ट्रपति पूरे साल के लिए जो सारे प्लान्स हैं, प्रपोजल्स हैं और पिछले साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सब के ऊपर अपने भाषण में मजलिस को संबोधन करेंगे। और ये चीज़ हमेशा से देखते आ रहे हैं कि आज का ऐसा भी दिन रहता है कि इसको एक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति मुइज्जू हैं उन्होंने इस बार नॉन हॉलीडे कर रखा है आज के दिन को। और वैसे समय में हम ये भी देख रहे हैं कि इस एक मुद्दे की वजह से और मुइज्जू सरकार की जो नीतियां हैं भारत को लेके, इन सब की वजह से अपोजिशन जो है वो जुट चुका है, एक साथ आ चुका है। और आज ये देखा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियां जो है MDP और द डेमोक्रेट्स, इन दोनों ने बहिष्कार कर रखा है राष्ट्रपति के आज के संबोधन को। और हम ये भी देखने को हमें मिल रहा है कि जो 3 सदस्य थे मुइज्जू कैबिनेट के, इनको मजलिस ने अप्रूवल, इनको मंजूरी नहीं दी थी इनके नियुक्तिकरण के लिए। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद हमने देखा था कि मुइज्जू सरकार ने इनको फिर से वापस नियुक्त कर दिया था मिनिस्टर के रूप में और अटॉर्नी जनरल के रूप में। और इनको भी आज इनविटेशन मिला है कि वो शामिल हों राष्ट्रपति के संबोधन में। तो इन सब चीजों की वजह से आज काफी गर्मागर्मी हमें देखने को मिल रही है मालदीव में। ठीक, अहमद फारूकी, आपका धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो मालदीव में हम लगातार कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल जारी है। जब से राष्ट्रपति मुइज्जू जब से आए हैं उनके बाद आज जो है उनका संसद में पहला अध्यक्षीय भाषण है। तो ये देखना होगा कि विपक्ष का इस पर किस तरीके का रवैया रहता है और उनके भाषण में मालदीव के विकास को लेकर आगे क्या उनके भाषण के द्वारा बात रखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों की। कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाला समूह गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बना रहा है। इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिए
भूवासियों के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इन परियोजनाओं की कुल राजस्व क्षमता 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सिग्नेचर ग्लोबल ने कुल 21.38 एकड़ के भूखंड पर आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिए भूस्वामियों के साथ 3 अलग-अलग संयुक्त विकास समझौते किए हैं। सीबीआई ने 2011 में एयर इंडिया के 225 करोड़ रुपए के सॉफ्टवेयर खरीदने के मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में एयर इंडिया के तत्कालीन सीएमडी, एसएपी इंडिया और आईबीएम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मामले की जानकारी रखने वाले जांच एजेंसी के लोगों ने बताया कि सीबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया है। सीबीसी की जांच में पहली नजर में पाया गया कि सॉफ्टवेयर की खरीद में प्रक्रियागत अनियमितताएं हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड ने कहा है कि सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र ने उसे एनसीएलटी में जाने से रोकने के लिए दायर सोनी समूह की याचिका को खारिज कर दिया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा तैयार किए गए ब्रांड संरक्षण सूचकांक 2024 में मुकेश अंबानी शीर्ष भारतीय के रूप में शामिल हुए हैं। इस सूचकांक में उन्हें विश्व स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। सूचकांक में उनसे आगे सिर्फ टेंसेंट के मा हुआतिंग हैं। और चलिए कारोबार जगत की बाद में अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। विशाखापत्तनम टेस्ट के चौथे दिन आज इंग्लैंड की टीम 67 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत द्वारा दिए गए 399 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए। इंग्लैंड को जीतने के लिए अभी 332 रन और बनाने हैं। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम 255 रन बनाकर आउट हुई थी। वहीं पहली पारी में भारत के पास 143 रनों की बढ़त थी। ऐसे में टीम इंडिया को कुल 398 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। डेविस कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड ग्रुप 1 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यूका भामरी और साकेत माइनीने ने रविवार को इस्लामाबाद में खेले गए युगल मैच में आसान जीत के साथ प्लेऑफ मुकाबले में टीम को जीत दिला दी। इससे पहले पाकिस्तान ग्रुप 2 में ही जगह बना रहेगा। भारतीय तीरंदाज ओजस ने प्रतिष्ठित लॉस वेगास शूट 2024 इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। इस शूट ऑफ में ओजस सहित 105 तीरंदाजों ने भाग लिया था। वेगास शूट को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि ओलंपियन तीरंदाज और युवा तीरंदाजों को एक मंच प्रदान करता है। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। रविवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। रियल मैड्रिड की ओर से मारियानो डियाज ने 20वें मिनट में गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद एटलेटिको मैड्रिड की ओर से मार्कोस ने गोल करके मैच ड्रॉ करा दिया। अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। दोनों टीमों के बीच सीरीज के सभी मैच श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में 9 फरवरी से खेले जाएंगे। अफगानिस्तान की टीम में लेग स्पिनर राशिद खान बाहर हैं। वो पिछले हाल हुई पीठ की सर्जरी की वजह से नहीं उबर पाए। और अब खबरें सिने और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। फाइटर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जादू अभी भी बरकरार है। रविवार को फिल्म ने अच्छी कमाई की है और फिल्म अब 300 करोड़ के भी करीब आ गई है। ऋतिक रोशन स्टार फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बता दें कि फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं। सुनील ग्रोवर की फेमस वेब सीरीज सनफ्लावर 2 में द केरल स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा नजर आने वाली हैं। इस सीरीज में अदा शर्मा डरावनी बार डांसर की भूमिका निभाने वाली हैं। सीरीज सनफ्लावर 2 का प्रीमियर जल्द ही ZEE5 पर रिलीज होगा।
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें वो आदियोगी महादेव के दर्शन करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने वहां आदियोगी महादेव का जलाभिषेक भी किया। टीवी एक्ट्रेस रुबीना ने हाल ही में 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, जिसके बाद अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन लुक सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और फैंस उनकी तारीफ खूब कर रहे हैं। बता दें कि रुबीना इन दिनों अपना मदरहुड पीरियड एंजॉय कर रही हैं। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक साल 2005 में रिलीज हुई थी और तब फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। अब 19 साल बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने एक्स के जरिए दी है। इश्कबाज फिल्म सुरभि चंदना जल्द ही दुल्हन बनने जा रही हैं। शादी से पहले सुरभि ने अपने दोस्तों संग बैचलरेट पार्टी एंजॉय की है, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई हैं। बता दें कि सुरभि अगले महीने अपने बॉयफ्रेंड करण शर्मा संग शादी करने वाली हैं। और अब फिल्म जगत से ही जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस समूह में गिटार वादक जॉन मैक्लागिलिन, गायक शंकर महादेवन, ताल वादक वी सेल्गवेश और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन भी शामिल हैं। दिस मोमेंट 45 वर्षों में शक्ति का पहला नया एल्बम है। Folks, oh super, great, excited. I don't know. I mean, nerve-wracking. I'm just flying, not here. It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor, John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And you know, it's our 50th year as a band. They don't look like it, but you don't. They don't. But it's great that it happened. I mean, these are the 2 musicians like John McLaughlin and Zakir Bhai, because without them, we are not here. So, no, we want to thank Zakir Bhai and John G for the 50 years of hard work. और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सेहत की। दरअसल गर्दन में दर्द की समस्या इन दिनों बेहद आम है, जो कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है। गर्दन में दर्द को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कभी वो सो रहे पिलो के साथ उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमज़ोर हो सकते हैं। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20
या 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवा है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब, आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ, इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइजेज, आप हाथ को पीछे रख सकते हैं, पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे, और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए, जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट, मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए, जिसके वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक सक्रियता और कुछ सावधानियां रखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं ब्राजील के रियो में आयोजित डॉगस कार्निवल की झलकियों के साथ। जी हाँ, आप इस डॉगस कार्निवल की झलकियों का आनंद लीजिए। ये ब्राजील में आयोजित की जा रही हैं और इसी के साथ मुझे कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।